दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजकुमार सिंह। पहलगाम हमले की जवाबी कार्रवाई के लिए बनी राजनीतिक सहमति पर लगते सवालिया निशान चिंताजनक हैं। ऑपरेशन सिंदूर की बाबत पाकिस्तान को सूचित करने से लेकर नापाक पाक का सच तथा आतंकवाद पर भारत की जीरो टॉलरेंस नीति दुनिया को बताने के लिए 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के चयन तक सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोपों से सवालिया निशान लग रहे हैं। पहलगाम हमले के बाद भी केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी विपक्ष ने दोनों बैठकों में प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति पर सवाल उठाए, लेकिन सेना के शौर्य की प्रशंसा करते हुए सरकार के साथ एकजुटता दोहराई। सवाल अनुत्तरित है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा ऑपरेशन सिंदूर की बाबत पाकिस्तान को सूचित करने के बारे में तब क्यों नहीं बताया गया। भारत विरोधी आतंकवाद का पालन पोषण करने वाले देश को ही आतंकियों के विरुद्ध कार्रवाई की सूचना का औचित्य भी समझ से परे है। क्या पाकिस्तान ने उस सूचना का उपयोग आतंकियों को सुरक्षित स्थानों पर भेजने, अपनी संलिप्तता के सबूत मिटाने तथा जवाबी कार्रवाई के लिए नहीं किया होगा? विपक्ष की भाषा पर तो आपत्ति की जा सकती है, लेकिन सवालों से मुंह नहीं चुराया जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मामलों में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल पहले भी भेजे जाते रहे। 1994 में कश्मीर पर भारत का पक्ष रखने के लिए पीवी नरसिंह राव सरकार ने विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग भेजा था। 26 नवंबर 2008 को मुंबई पर आतंकी हमले के बाद भी मनमोहन सिंह सरकार ने बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल विदेश भेजे थे, जिन्होंने दुनिया को पाकिस्तानी आतंकवाद का सच बताया था। विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा पर भारत में राजनीतिक सहमति की परंपरा रही है, जिसके अब खंडित होने के संकेत चिंताजनक हैं। बीजेपी विपक्ष के सवालों को देश के प्रतिकूल बता रही है, तो विपक्ष उसकी तिरंगा यात्रा को सेना के शौर्य का राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश मानता है। हालांकि मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा और मंत्री विजय शाह जैसे कुछ नेताओं की टिप्पणियों से बीजेपी की फजीहत ज्यादा हुई है। अचानक संघर्ष विराम और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा उसका श्रेय लेने की कोशिशों तथा संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग पर भी सत्ता पक्ष और विपक्ष में तल्खी साफ दिखी। फिर भी 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल विदेश भेज नापाक पड़ोसी देश के आतंकी चरित्र को बेनकाब कर उस पर वैश्विक कूटनीतिक दबाव बनाना बेहतर रणनीति है। हर प्रतिनिधिमंडल कई देशों में जाएगा और पाक प्रायोजित आतंकवाद से पीड़ित भारत का पक्ष बताएगा, लेकिन उनमें चीन, तुर्की और अजरबैजान का नाम न होना चौंकाता है। हाल में ये देश पाकिस्तान के पैरोकार बनते नजर आए। सीमा पार प्रायोजित आतंक का सच इन्हें भी बताया जाना चाहिए कि वे किस शैतान के साथ खड़े हैं। श्रीलंका, नेपाल, भूटान जैसे पड़ोसी देश भी सूची में नहीं है। 4 प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व सत्तारूढ़ एनडीए, जबकि 3 का नेतृत्व विपक्षी गठबंधन इंडिया के सदस्य कर रहे हैं। प्रतिनिधिमंडलों में गैर सांसद राजनेता भी हैं और विषय की बेहतर जानकारी रखने वाले राजनयिक भी। इसीलिए इन्हें संसदीय के बजाय सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल कहा जाएगा। एक देश एक संदेश मुखर करने की इस कूटनीतिक रणनीति पर भी राजनीति की रार के मूल में शानदार राजनयिक पृष्ठभूमि वाले पूर्व विदेश राज्य मंत्री शशि थरूर हैं। अतीत में बीजेपी और थरूर के रिश्ते तल्ख टीका टिप्पणी वाले रहे, लेकिन हाल के दिनों में थरूर मोदी के इतने बड़े प्रशंसक नजर आए हैं कि कांग्रेस को कहना पड़ा कि वह लक्ष्मण रेखा लांघ चुके हैं। इसीलिए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के लिए संसदीय कार्यमंत्री किरण रिजिजू द्वारा नाम मांगने पर कांग्रेस ने पार्टी में अंतर्राष्ट्रीय मामलों के संभवतः सबसे बेहतर जानकार शशि थरूर का नाम नहीं भेजा, पर सरकार ने खुद उन्हें चुनते हुए एक प्रतिनिधिमंडल का नेता बना दिया। थरूर ने भी
इसे सम्मान की बात बताते हुए स्वीकार करने में देर नहीं लगाई। 7 प्रतिनिधिमंडलों में जिन 5 कांग्रेस नेताओं को शामिल किया गया है, उनमें सिर्फ पूर्व मंत्री आनंद शर्मा का नाम ही पार्टी द्वारा सरकार को भेजे गए नामों में शामिल था। बाकी 4 कांग्रेसी नेताओं शशि थरूर, सलमान खुर्शीद, मनीष तिवारी और अमर सिंह का चयन खुद सरकार ने किया है। ऐसा नहीं कि देश का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधिमंडल का चयन सरकार नहीं कर सकती, पर तब राजनीतिक दलों से नाम मांगे जाने का क्या उचित था। और सवाल यह भी कि तब इन्हें सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल कैसे कहा जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मामलों में शशि थरूर की समझ और संपर्क पर कोई संदेह नहीं, फिर भी कांग्रेस ने उनके बजाय आनंद शर्मा, गौरव गोगोई, नासिर हुसैन और अमरिंदर सिंह राजा वड़े के नाम सरकार को भेजे, तो सवाल उस पर भी उठना स्वाभाविक है। यह मान लेना मासूमियत होगी कि सरकार ने थरूर का चयन सिर्फ उनकी विशेषज्ञता के आधार पर किया है, क्योंकि कुछ प्रतिनिधिमंडलों के नेता और सदस्य इस कसौटी पर खरा नहीं उतरते। दरअसल केरल में अरसे से पांव जमाने की कोशिश कर रही बीजेपी को वहां एक लोकप्रिय चेहरा चाहिए, जबकि शशि थरूर अपनी उपेक्षा को लेकर कांग्रेस से निराशा सार्वजनिक रूप से व्यक्त कर चुके हैं। कांग्रेस द्वारा नाम न भेजे जाने के बावजूद शशि थरूर को एक प्रतिनिधिमंडल का नेता बनाकर अलगाव की प्रक्रिया को हवा देने की कोशिश की गई है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश की टिप्पणी कि कांग्रेस में होने और कांग्रेस का होने में जमीन आसमान का अंतर है बताती है कि तीर सही निशाने पर लगा है। सरकार पर बेईमानी और शरारत के जयराम रमेश के आरोपों के बाद किरण रिजिजू ने सफाई दी कि उन्होंने नाम मांगा ही नहीं थे, बस शिष्टाचारवश कांग्रेस नेतृत्व को प्रतिनिधिमंडल भेजे जाने की बाबत सूचित किया था। विपक्ष के प्रति सत्ता पक्ष का यह शिष्टाचार पिछले 10-11 साल में अभूतपूर्व है। तब तो ऐसा शिष्टाचार सभी दलों के नेतृत्व के प्रति भी दर्शाया गया होगा। फिर क्यों ममता बनर्जी ने आपत्ति जताते हुए यूसुफ पठान का नाम प्रतिनिधिमंडल से वापस करा दिया? अब उनकी जगह अभिषेक बनर्जी जाएंगे। रमेश और रिजिजू में से कौन सच बोल रहा है, इसका फैसला जनता पर छोड़ना बेहतर होगा। विवादों के बीच भी अच्छी बात यह है कि कांग्रेस ने कहा है कि प्रतिनिधिमंडलों में चुने गए सदस्य देश के लिए अपने कर्तव्य का निर्वाह करेंगे। लेकिन दोस्तों, हर मामले में राजनीति भविष्य के लिए शुभ संकेत हरगिज नहीं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। जल्द फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ।